हेलो फ्रेंड्स, दोस्त, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो ये दूसरा पार्ट है सन 2024 के पीवाईक्यू का पेपर का दूसरा पार्ट है ये। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसका 13वां क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन तक पहले पार्ट में हमने सॉल्व किए थे। तो आप जाकर के प्ले लिस्ट बना दी है, जाकर के आप पहले सारे पार्ट्स देखिए। सन 2025 का पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। आइए 24 का करा रहे हैं। और 24 का 13वां क्वेश्चन है 1+tan² a अपॉन 1+cot² a 1+cot² ये क्वेश्चन दिया गया था। तो इसे सॉल्व मतलब इसे कैसे इसे सिंप्लीफाई करना है। आइए देखते हैं ये इसको कैसे लिखेंगे। 1+tan को हमने क्या बताया था आपको, tan इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बताया था। ठीक, तो साइन थीटा को तो साइन को हम एस और उससे पूरा लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर ठीक ए है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1+। अब कॉट को क्या बताया था, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, साइन ए यहाँ पे थीटा लगा लो। ठीक है, तो कॉस अपॉन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। तो इसे अब सॉल्व कीजिए। तो ये कॉस इधर जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसके अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसका मान होता है 1, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। मतलब दूसरे का तीसरे में और चौथे का पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में। ठीक है, जो पास पास वाले उनके पास पास गुणा होगा, दूर दूर है वो दूर दूर का मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर जाएगा ऊपर, नहीं यहाँ कॉस, यहाँ आना चाहिए साइन, नहीं यहाँ साइन आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन जाएगा ऊपर, कितना आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ओवरऑल मिला के कितना आ गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं टेन, तो टेन स्क्वायर ए। इसका ये हो गया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन 2a इक्वल टू साइन ए सत्य होगा जब a बराबर होगा। अब पूछा गया है a का हम क्या मान रखें कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए सिद्ध हो जाए। तो देखिए हम साइन 2a का एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन ए और कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए। अब देखिए 2 साइन ए से 2 साइन ए खत्म हो गया, अब क्या बचा यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू 1। अच्छा, कॉस में ए का मान क्या रखें जो 1 आया। अच्छा, कॉस में ए का मान मतलब कॉस में एक मान कब होता है, कॉस में एक मान जब होता है जब हम कॉस की वैल्यू 0 रखते हैं, मतलब ए इक्वल टू क्या रखते हैं, ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया 0 डिग्री। अब देखिए 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये 22 सेंटीमीटर परिधि मुझे, अच्छा किसका क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और मुझे इसका चतुर्थांश का चाहिए। चतुर्थांश मतलब होता है इसका, अगर ये पूरे एक पार्ट की वैल्यू है तो मुझे 1/4 पार्ट की वैल्यू चाहिए। तो 1/4 पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/4 से भाग दे देंगे, मतलब 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसमें 4 से भाग दे दो, तो चतुर्थांश निकल आएगा। अरे ये सर्कल है मेरे भाई, सर्कल का ये कितना हो गया आधा, 2 हिस्से हो गए, तो ये कितने हो गए 4 हिस्से, तो 1 2 3 4। तो किस पार्ट की वैल्यू पूछी है उसने, इस पार्ट की वैल्यू पूछी है, एक पार्ट की इसकी, तो 3 हिस्से बचे ना, तो चौथे पार्ट की वैल्यू पूछी है, हम निकालेंगे। अच्छा, परिधि क्या होती है 2 पाई आर
क्योंकि पाई आर स्क्वायर में मुझे आर स्क्वायर की मतलब आर की वैल्यू चाहिए, तो 2 पाई परिध बराबर होता है 2 पाई आर। तो ये कितना हो गया 22 दे रखा है 11, तो आर बराबर कितना हो गया, और पाई की मान रखेंगे 22/7, तो 11 इंटू 7/22, ये कितना आ गया 7/2। आर बराबर अगर 7/2 आ गया तो इसका कितना होगा 22/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आया 49/4 इंटू ये 1/4 रहेगा 1/4, तो ये आ गया 7 और नीचे आ गया 8, तो कितना आ गया 7 दूनी 14, एक बच्चा 7 दूनी 14 एक 15, 154/8, यही अपना आंसर हो गया 154/8। अगर चाहें तो आप इसमें भाग दे करके दशमलव में लिख सकते हैं। ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए आइए चलते हैं उसके लिए, अब ये 3 क्वेश्चन आपको समझ आए, आइए चलते हैं पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर का तो पेपर का 16वां 17वां क्वेश्चन देखिए, कैप्सूल संयोजन होता है, मतलब आपने कैप्सूल दवाई ली होगी तो कैप्सूल देखा होगा। कैप्सूल पूछ रहा है कैप्सूल किस किस से बना होता है, वृत्त से, आयत से, बेलन से, शंकु से, अर्धवृत्त से, किससे किससे बना होता है, चलिए बताइए। ये क्या है, ये एक बेलन है। अच्छा ये कैप्सूल बन गया पूरा, इसका जो कैप्सूल के ऊपर कर्व्ड पार्ट होता है, घुमावदार जो पार्ट होता है, वो भी इसमें बना है, नहीं बना है। ये तो सपाट सरफेस, मतलब ये हो गया जैसे मार्कर की सतह होगी, तो ये हो गई, ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा ये कैप्सूल बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, अर्धगोला जोड़ेंगे इधर ऐसा अर्धगोला। अब ये जाकर के पूरा कैप्सूल बना, तो इसमें क्या क्या जुड़ा है, एक जुड़ा अपना बेलन प्लस 2 अर्धगोले, अर्धगोले, तब जाकर के ये क्या बना है कैप्सूल। बस यही क्वेश्चन था, ये ऑप्शन दिया होगा तो आप जाकर के टिक करिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्य ज्ञात, मतलब माध्य क्या होगा। हमने आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य। इस फॉर्मूले पे 25 में भी क्वेश्चन आया था और 24 में भी आया है। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है बहुलक दे रखा है और माध्य दे रखा है, मतलब ये चीज दे रखी है और ये चीज दे रखी है, हमसे ये चीज पूछी है। इन तीनों में से कोई 2 चीज दे दी जाएंगी और तीसरी पूछी जाएगी। तो देखिए 32 क्या दे रखा है माध्य, तो ये हो गया 32 दूनी 64 -3 माध्य का, ठीक। और बहुलक कितना दे रखा है अपना 35, ये 64 इधर आएंगे तो कितना हो गया, ये इसमें ऐड होंगे तो 549 और 639 इक्वल टू 3 माध्यिका, ठीक। अब माध्यिका बराबर हमसे मतलब माध्यक पूछा है, माध्यक या माध्यिका, ठीक है। तो कितना आ गया 33, इसका आंसर कितना हो गया 33। तो ये सॉल्यूशन समझ आ रहे हैं आपको, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलना, वीडियो को जरूर शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, जो सन 2025 का सॉल्व करा दिया है, उसमें भी पूछा गया था। तो बताइएगा अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप बता देंगे कि इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है 19। तो 19 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है 15 से 20 में, तो यही ऑप्शन में मिलेगा। तो वर्ग अंतराल 15 से 20 में, यही अपना आंसर आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा गया था। आइए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग फल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पासों को एक साथ उछाला गया है तो टोटल कंडीशन कितनी होंगी, अगर जैसे कि सिक्का उछाला जाता, 2 सिक्के उछाले जाते तो टोटल कंडीशन होती 4, और यहाँ पे उछाला गया पांसा, तो एक पांसे 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, तो टोटल कंडीशन कितनी आएंगी 36। देखिए 36 ऐसे आएंगी
जैसे कि एक पासे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक, टोटल कंडीशन निकालना। दूसरा पासा है 1 2 3 4 5 6। हम एक बार बता रहे हैं, पूरा वो भी नहीं बताएंगे, आप मतलब समझ जाना। लेकिन जैसे हमने इसका अगर एक लिया है, एक के साथ पहले एक लेंगे इसका, ये एक कंडीशन होगी। एक अगर एक इसका आया तो इसके साथ एक आ सकता है, और इसी एक के साथ इस पासे वाले के साथ 2 आ सकता है, इसी एक के साथ इसका 3 आ सकता है, इसी एक के साथ इसका 4 आ सकता है, इसी एक के साथ इसका 5 आ सकता है, और इसी के एक के साथ इसका 6 आ सकता है। मतलब इसमें अगर हम एक लेंगे तो कितनी कंडीशन इसके साथ बनेगी? 5, 1 2 3 6 बनेगी, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अगर एक इसका लेते हैं तो 6 बनती है। तो इसमें है कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 की 6 बनेगी। टोटल आउटकम फिर कितने आएंगे? 36। अगर टोटल आउटकम 36 आएंगे, हमसे पूछा क्या गया है? जिसका योगफल 10 प्राप्त हो। मतलब हमें अच्छा योगफल ये बताइए, इसका अगर एक लेंगे, इसका एक लेंगे 10 होगा? नहीं होगा। इस एक के साथ इसमें कोई भी लेने पे, कोई भी मतलब संख्या लेने पे 10 योगफल होगा? नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इसका अगर 2 लिया, इससे कोई भी संख्या उठाइए, क्या उसे जोड़ने पे 10 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इससे 3 लीजिएगा, 3 लेने पर इसमें कोई भी संख्या आप उठाइए, ठीक है, इसकी कोई भी संख्या उठाइए, क्या 3 के साथ इससे कोई मिलके 10 बन रहा है? नहीं बन रहा। अच्छा इससे 4 उठाइए, इससे कोई मिलके 10 बन रहा है? हाँ बन रहा है। क्या? 6। तो पहले पांचे का 4 और दूसरे का 6, ये कंडीशन हो गई। और इसका अगर 5 लेंगे, 10 ही बनना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अच्छा इसमें 5 के साथ क्या ऐड करें 10 हो जाए? तो 5, 6 ऐड कर नहीं सकते। तो पहले पांचे का हो गया 5,5, 2 कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन, अच्छा इसमें अगर 6 लेंगे तो इसका कौन सा लेंगे? 4। ये इसका 6 लेंगे, उसका 4 लेंगे, 6,4। मतलब ये मत सोचना इसका मैंने अगर 4 लिया था तो उसका 6 लिया था, अगर इसका हम 6 लेंगे तो उसका 4 लेंगे। तो टोटल कंडीशन अपनी कितनी निकल रही है? 10 होने की होगी 3। तो ये प्रयाक्ता होगी 3/36, तो कितना होगा? 1/12। ये होगी अपनी 10 योगफल, 10 योगफल होने की प्रयाक्ता। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो क्वेश्चन शेयर जरूर करना, ठीक है, शेयर करना ना भूलना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्त, अपना एक क्वेश्चन है प्रायिकता से, एक पांचे को, आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, उसके बाद पॉज करके सॉल्व करना। एक पांचे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, देखिए मतलब एक पांचे को छालते हैं तो कंडीशन कितनी, मतलब 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसमें सम कौन कौन सी है? 2 4 6। अच्छा हमने अगर फेंका तो उस बार एक भी मतलब 2 भी आ सकता है, सम की बात की है ना, तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो मेरी पॉसिबिलिटी कितनी है? 3 आउट ऑफ 6। तो 3 आउट ऑफ 6 कितना हो गया? 1/2। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। अगर ये पूछा सम प्राप्त ना होने की प्रायिकता, मतलब कब नहीं हो सकता है। अच्छा ये मतलब ना होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 में से जो होने की प्रायिकता को 1 में से घटा दिया जाए। तो 1 में से 1/2 को घटा दो तो फिर भी 1/2 ना, ये होगी ना होने की प्रायिकता, ये होगी होने की प्रायिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए घन का आयतन क्या होता है? घन का, अच्छा ये बताइए वर्ग पता है आपको? पहले ये समझिए वर्ग क्या होता है। वर्ग, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं, ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक, ये हो गया वर्ग। अच्छा वर्ग चारों भुजाएं समान है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अच्छा इसका परिमाप होता है, परिमाप मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए तार मान लीजिए, तो अगर हम यहाँ से तोड़ लें तो कितने पार्ट में टूटेगा? 1 2 3 4। मान लीजिए इसके पार्ट है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये कितनी लंबाई होगी टोटल? 1 2 3 4, तो कितनी होगी? 4। तो परिमाप इसका कितना होता है? इसका परिमाप कितना होता है? 4a। ठीक है, और हमें इसका आयतन निकालने के लिए, मतलब इसने कितना एरिया घेरा हुआ है, एरिया घेरने के लिए दो भुजाओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए और ए, तो कितना हो गया? ए स्क्वायर। इसका हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, और इसमें सिर्फ दो, ये 2 विमीय है और 3 विमीय में मतलब एक भुजा और आती है इसमें,
एक भुजा और आएगी लेकिन सेम होगी, तो उसमें अगर एक भुजा और आ जाएगी तो मान लीजिए एक भुजा और आ गई ए, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, मतलब आयतन। ठीक है, इसमें इसमें क्षेत्रफल होता है और तीन विमीय में क्षेत्र, ये समझिए क्षेत्रफल किसमें होता है और आयतन किसमें होता है। आयतन उसमें होता है जिसकी में स्पेस खाली होता है, जिसमें हम कोई चीज लिक्विड वगैरह भर सकते हैं, उसका आयतन होता है। और क्षेत्रफल किसका होता है, क्षेत्रफल होगा जैसे कि इस बोर्ड का, इस बोर्ड पे हम क्या भर सकते हैं, कुछ भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। आपके और पास सारी वो चीजें जो उपस्थित हैं जिसमें हम कोई चीज भर सकते हैं, जिसमें स्पेस खाली होता है, उसका हम आयतन निकालते हैं। और वह मतलब वह ऐसी कोई चीज जैसे कि अपनी किताब, किताब का एक अगर पेज लीजिए तो उसका क्या निकलेगा, एरिया, क्षेत्रफल निकलेगा। खेत का क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो आयतन किसका, आयतन बाल्टी का निकलेगा, उसमें हम कोई चीज भर सकते हैं। ऐसे ही अगर और उसमें तीन चीजें होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, किसमें, जिसका आयतन निकालते हैं। गौर करना, जिसका क्षेत्रफल निकालेंगे उसकी ऊंचाई नहीं होगी। अच्छी बताइए इस बोर्ड की ऊंचाई कितनी है, मतलब लंबाई ये तो होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई है, नगण्य है ना। और ऐसे ही हम खेत की पूछें तो आप बताओ खेत की ऊंचाई होती है। आपने कभी ये सुना कि मेरा खेत इतना ऊंचा है, हमने ये तो सुना होगा हाँ इतना लंबा है इतना चौड़ा है। ठीक है, तो वैसे ही अब बाल्टी में होना होगा आपने, मेरी मतलब बाल्टी को आप देखना, बाल्टी कितनी ऊंची भी होती है, चौड़ी भी होती है और लंबी भी होती है। तीनों विमाएं हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और भाई घन में क्या होता है, जैसे इस वर्ग की चारों चारों भुजाएं समान है, वैसे ही क्यूब की चारों भुजाएं समान होती हैं। जैसे कि ये क्यूब बनता ही वर्ग से मिलकर है, वर्ग से मिलकर बनता है। जैसे एक ये वर्ग हो गया, ठीक है, एक ये वर्ग हो गया, तो ये वर्ग से मिलकर क्या बन गया, बन गया क्यूब। अच्छा, इस क्यूब की चारों भुजाएं समान है, एक एक और ये वाली, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अच्छा इसका आयतन कितना होगा, ए क्यूब। अब समझ आ गया, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो इसका यही आयतन दे रखा है। मुझे पूछा क्या गया है, भुजा की लंबाई याद कीजिए, लंबाई पूछे चौड़ाई पूछे ऊंचाई पूछे, सेम होगी। ठीक है, तो आइए, अच्छा ये अगर ए क्यू बराबर 1331 दे रखा है, 1331, तो मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। अच्छा ये 1331 कब आता है, ये 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 का क्यूब है, 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, ये 11 का क्यूब है, तो कितनी होगी, तो एक ए की वैल्यू कितनी होगी, 11 है, तो ए बराबर कितना आ गया, 11। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 11 मीटर, मीटर और आएगा। और देखिए इसमें लिखा होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्यों क्यों इसमें सेंटीमीटर क्यूब ही क्यों होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं होता। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 बार, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। और इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर हमने कितनी बार लिखा है, सिर्फ 2 बार। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कितनी बार किया, 2 बार, इसलिए इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। समझ आया आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्त, अपना अगला क्वेश्चन है 21 का खा है, यदि दो अघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर देखिए किसी भी समीकरण का अगर एक मूल दे दिया जाए, समीकरण के 2 मूल होते हैं, अगर 3 घात हो गए 3 मूल होंगे। अगर 2 घात समीकरण का आपको एक मूल दे दिया जाए तो एक बचा है, और वो आते कितने, x बराबर। अगर हम इसमें एक x का मान मुझे दे रखा है, तो हम अगर इस x का मान इसमें रख देंगे तो हमें p का मान पता चल जाएगा। आपको जो मूल दिया गया हो उसका मान समीकरण में रख दो। 2 दिया गया है x की जगह पे, अगर x की जगह 2 रखेंगे 4, 6 माइनस p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये रहा अपना सोल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करना बताया था। आपको अगर पाइथागोरस प्रमेय याद होगी तो आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये है, ठीक है, और इसमें cos थीटा मान लिया ये, ठीक है, तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया।
ये हो गया अपना आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब हमें देख cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अपना 15, और ये है कितना 17। अच्छा ये बताइए 17 का वर्ग कितना होता है, तो कर्ण कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर होता है। तो इसमें कर्ण कितना है 17, 289, और 15 का उधर से इधर आएगा तो 15 का 225 इक्वल टू लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा 4, और यहाँ बचा 6, 4 2 6 0 64। तो ये कितना आ गया लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब बराबर कितना आ गया 8, 8। ठीक, अब क्या पूछा गया हमसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 17। ये अपना ऑप्शन मतलब ये अपना सॉल्यूशन हो गया। आपको सॉल्यूशन समझ आया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य मतलब होता है एवरेज। तो पिछले पिछले क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन था माध्य निकालने के लिए, और अगला क्वेश्चन है निर्देशांक निकालने के लिए। ये भी पिछले पेपर में शायद था, इसका नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म था। तो हम बताते जा रहे हैं, उस टॉपिक पे आप 100% कमांड कर लेना। तो आइए देखिए माध्य कैसे निकालते हैं। अच्छा इसमें बताइए 0 1 2, अच्छा यहाँ इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 7, इसमें कितना है 9। तो इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें, 3 का 2 में, 5 का 6 में, 7 का 8 में, और 9 का 3 में। कितना आ रहा है टोटल 1 प्लस 6 30 48 56 56 और 27। ठीक, इसे ऐड कीजिए कितना आ रहा है, ये हो गया 7, टोटल हो गया 37, और इधर 37, और ये हो कितना हो गया 50 और 7 14 64 प्लस 56 कितना हो गया 70 5 120। टोटल कितना हो गया अपना योग 120। और मुझे इसमें भाग से क्योंकि एवरेज निकालना है, बारंबारता भाग दे देना। 6 2 8 9 और 11, 9 11 हो गए 20। तो माध्य कितना आया 6। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदुओं -3, 10, 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य मतलब निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है, अगर x इक्वल टू x1 प्लस x2 y2, और दूसरा निर्देशांक y निकालने के लिए y1 प्लस y2 y2। ठीक है, तो इसमें ये है x1, ये है x2, सॉरी y1, ये है x2 और y2। रख दीजिए x1 प्लस x2 कितना आ गया -3 प्लस 5 y2, ये x के निर्देशांक हो गए, और y के निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2 10 प्लस 4 y2। ये कितना आ गया, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, कितना आया 1। y के निर्देशांक कितने आ गए 10 4 14, और 2 से काटे कितना आ गया 7। तो इसके निर्देशांक कितने आ गए 1,7। आपको समझ आया क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त अपना ये अगला क्वेश्चन है निर्देशांक ज्योमेट्री का, जिसमें दो निर्देशांक मतलब दो वैल्यू दे रखी हैं, और हमें दूरी का फॉर्मूला, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो हमने उसमें आपको बताया था d इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले में रखना है। अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखी, जाकर के सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए आकर के, और सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पॉज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है आपने गलती कहाँ पे की, तभी कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं सीख सकते आप कुछ भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। d इक्वल टू आपको फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, और यहाँ भी बता रहे हैं x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इधर से रूट हटेगा तो इधर डी स्क्वायर आ जाएगा, और x2 कितना है x, x1 कितना है 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9, और y3 और y2 और y2 9 और y1 कितना है -3, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया, इसका वर्ग खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 9 3 12, 12 का वर्ग 144, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस 145। अब देखिए 145 के मुझे दे रखी 13 मात्रक, तो 13 का होता है 169, तो ये कितना होगा 145 आएगा इधर, 145 कितना बचा 4 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24। ठीक, अब ये होगी अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे करना है सॉल्व। 24 के ऐसे फैक्टर करो जो घटाने पर 2 आए, तो कितना हो गया 6 चौक 24, किसके फैक्टर कौन हुए 6 चौक 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस 24। अब इसे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस का 2x माइनस का 24 बराबर में 0 चल ही रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये d बराबर वैल्यू रखी उधर पक्षांतर की थी, तो कितना आएगा 24 उधर जाएगा, इधर कितना बचेगा 0, तो वही वाला 0 है ये। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, तो वैल्यू कितनी आई x बराबर 1 आई 2 1 आई माइनस 6। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, तो यहाँ पे x की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, एक तो x की मतलब x बराबर प्लस 2 1 माइनस 6। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो हम पहला अपना विषम पूर्णांक मान लेते हैं x, विषम पूर्णांक मान लिया x, तो दूसरा कितना आएगा x प्लस 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हमने पहला 3 माना, अगर एक जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, ये सम आ जाएगा, अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ऐसे ही हम अगर पहला x माना है, दूसरा कितना मानना पड़ेगा x प्लस 2। अब ये क्या बोल रहा है, धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, मतलब इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 290। तो देखिए इसका x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290। ठीक है, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये 4 अगर इधर जाएगा तो कितना बचेगा 286। अब देखिए 2 से खल्लास कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी 2x बराबर 243। ठीक है, ये आ गया। अब ये 243 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। तो 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसे घटाने पर 2 आना चाहिए। तो अच्छा एक बात भाई, हम 11, मुझे ये दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल है। अच्छा देखिए ये लिखा है 3 4, लगातार संख्या दिख रही 3 4 ऐसे करके, तो एक बार अगर नजर आपकी जाए तो ये 11 का मल्टीपल है, 11 से काटिए, 11 एकन 11 बचा कितना 3, 11 3 33, कितने से काटा था 11 से, 2 संख्या हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, और 13 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 2। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 11x माइनस का 143 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 13, यहाँ से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आया, एक तो आया x इक्वल टू 11, एक आएगा माइनस 13। अब देखिए दोनों आ गए मेरे पास। अगर हमने क्या क्या माना था, संख्या मानी थी x और x प्लस 2,
हमें धन पूर्णांक लेना है, माइनस नहीं लेना। अगर पहली 11 आ गई तो दूसरी कितनी हो गई, 11 + 2 मतलब 13। मतलब हमें धन पूर्णांक लेना है, ना कि माइनस का, ठीक है, इसलिए हमें +13 लेना पड़ेगा। तो आइए, आपको अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो सेशन को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त अपना अगला क्वेश्चन है, पहले तो इसके पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर। सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्वायित होती है। तो आपको ये सिद्ध करना चाहिए। बताइए सेकेंडरी क्या होता है, इसमें जो सेकेंडरी यूज हुआ है, तो सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं। आइए हम सबसे पहले बताते हैं सेकेंडरी वृत्त क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकेंडरी वृत्त हुआ सकेंद्रीय, मतलब जिसका केंद्र समान हो। तो जिसका केंद्र समान हो उसे सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे कि अगर एक ये त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज नहीं, वृत्त, अगर ये वृत्त है, इसका अगर केंद्र ये है, तो दूसरा वृत्त ऐसा होगा जिसका केंद्र ही ये भी केंद्र ये होगा। तो इस दोनों वृत्तों का केंद्र क्या हो गया, एक। तो इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वृत्त। तो देखिए अगर एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, और जीवा क्या बोलते हैं, ये होगी जीवा, ठीक है, इसे जीवा बोलते हैं। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये देखिए इसने ये कर दी स्पर्श ए बी, ठीक, और ये बिंदु ओ है, वृत्त का केंद्र ओ, और ये लंबवत इस पर पड़ती है, तो इसे बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो अब यही मुझे, और हमसे पूछा क्या है, स्पर्श करती है पर समद्वायित करती है। अच्छा ये समद्वायित, इसके दो समान भाग हो गए, इसी को समद्वायित कहते हैं। और स्पर्श रेखा, यही स्पर्श रेखा होगी। तो मुझे यही सिद्ध करना है। तो देखिए मतलब कैसे हम लिखेंगे, ऐसे रचना में क्या लिखेंगे, जो दो वृत्त एक दूसरे के सकेंद्रीय हैं, जिनका वृत्त ओ है, ठीक है, हम बोल रहे हैं वो लिखना, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र ओ है, ये हो गया ओ, ठीक। और ओ से स्पर्श रेखा एपी पर डाला गया लंब AB को समद्वायित करता है। अगर AB, अच्छा OP परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। OP परपेंडिकुलर टू AB, मतलब OP है AB के लंबवत है। sisters और ये डाला गया, और रचना हम बोलते जा रहे हैं कैसे लिखना, मतलब दोनों वृत्त का सकेंद्रीय केंद्र O, जिससे डाला गया लंब OP स्पर्श रेखा AB को समद्वायित करता है, ठीक है, ये लिखना। उसके बाद अगर ये समद्वायित करता है तो ये बताइए AP = PB। अगर ये समद्वायित करता है तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, तो बस सिद्ध हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर डालेंगे, इसमें दो प्रॉपर्टी यूज होती है, एक OP परपेंडिकुलर आती है और इसको AB को दो भागों में विभाजित करती है, हो गया। तो AP = AB। तो हमें यही सिद्ध करना था, समद्वायित होती है। रचना मैंने बोल दी, तो आपको रचना लिखनी है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त अपना ये क्वेश्चन है, बोल रहा है चित्र में LM पैरेलल टू CM, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू CM और LN पैरेलल टू CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM/BM और AN/DN, ये मुझे सिद्ध करना। देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, हम लिखेंगे थेल्स थ्योरम के अनुसार, थेल्स थ्योरम मतलब थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या देखेंगे। देखिए जैसे कि हम पहले उस चित्र को नहीं, दूसरे चित्र को देखिए। अगर ये है, थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये है A, ये है B, ये है C, ठीक, और ये है D, ये है E। अब ये है थेल्स थ्योरम प्रमेय, ये बोलती है अगर
ये इसके पैरेलल है, तो इनका रेशियो क्या होगा, AD, देखिए AD अपॉन DB, ठीक है। तो AE, इधर AE अपॉन EC, ये थेल्स थ्योरम कहती है। मतलब पैरेलल लाइन जो त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड दिया है, जो रेखा ये पैरेलल लाइन है, तो ये जो बांटती है तो उसका रेशियो, इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर होता है, तो वही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। चलिए देखिए हम कहाँ कहाँ पे लगेगी हम बताते हैं। देखो पहले इस साइड को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, नीचे वाले को। ऊपर देखिए ये एक त्रिभुज बना और ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो ML या LM इक्वल टू CM CB होगा। LM पैरेलल टू CB, यहाँ पे CB होगा। CM CB, LM पैरेलल टू CB। एक मिनट भाई, क्वेश्चन पेपर देखने दो मुझे। यहाँ पे CB होगा, CB कीजिए, CB, ठीक है। तो ये त्रिभुज नीचे ऊपर वाला देखिए LM, तो इसका रेशियो क्या होगा, AM अपॉन MB। पहला क्या होगा, AM अपॉन MB। अब ये नीचे वाला देखिए AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, ये हो गया। अच्छा, अब आपने ऊपर वाले त्रिभुज में थेल्स थ्योरम लगा दिया। अब ऊपर वाले त्रिभुज को आप हाइड कीजिए, ऊपर वाले को। अब नीचे देखिए, अगर इसमें ये इसके पैरेलल है, देखिए LN पैरेलल टू CD, ठीक है। तो इसमें AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, ठीक है, समझते चलना। AN अपॉन ND इक्वल टू, अगर इनका रेशियो मतलब इनका रेशियो लिया है तो AL अपॉन LC। अच्छा ये देखिए, इसमें ये चीज कॉमन है। अगर ये चीज कॉमन है, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो उठा करके इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू ये है, तो इसके जगह पे ये रख दीजिए, यहाँ पे ये रख दीजिए। ये समीकरण सेकंड था, AL अपॉन LC, ठीक है, ये समीकरण सेकंड था। अब हमने फर्स्ट प्लस सेकंड को कंपेयर कर दिया, तो ठीक कंपेयर करके लिख रहे हैं AM अपॉन MB इक्वल टू, देखिए इसकी जगह पे हम इसे रख देंगे। हमने ये वाला लिख लिया, अब इसकी जगह पे हम इसे रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू सेम है। AN अपॉन ND, हमसे पूछा क्या था, AM अपॉन BM, AM अपॉन BM, AN अपॉन DN, AN अपॉन DN या DND, सही बात है, ठीक है। तो ये हो गया सिद्ध, ये थेल्स थ्योरम बोलती है। थेल्स थ्योरम के अनुसार हमने कर दिया सिद्ध। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो भाई मेहनत लगती है, तो उसके लिए आप शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्त अपना अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता कीजिए। देखिए पहले इसके सबसे पहले शून्यांक निकालेंगे। 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐड करने पे 7 आना चाहिए। तो 5 और 2, 5 दूनी 10, तो x² + 5 + 2x + 10 = 0। इसे आप सॉल्व कीजिए। 5x + 2x + 10 = 0। तो x अगर हम कॉमन लेंगे, x माइनस मतलब x + 5, 2 अगर बाहर लेंगे तो x + 5 = 0। कितना आ गया, x + 5 और x + 2 = 0। तो x बराबर कितना होगा, -5, -2। अब हमसे क्या बोल रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता। अच्छा शून्यांक का मतलब योग क्या होता है, योग
योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, हमें शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का योगफल कितना आ रहा है? 7 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, माइनस का 7 आना चाहिए। और हमारे दो शून्यांक हैं कौन कौन से? -5 और -2। ठीक है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस का 7/1, तो 7 आ गया। भाई यहाँ पे बी का मान कितना है? 7, माइनस चिन्ह है और ए यहाँ पे है तो x1, तो कितना आ गया? 7। और -5,7, तो -7 बराबर -7, ये सिद्ध हो गया। अब देखिए गुणांक अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? c बाई ए। और c कितना है अपना? c है इसमें 10 और a कितना है? 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। और अल्फा बराबर कितना है? 5, -5 और बीटा बराबर कितना है? -2 बराबर 10। मतलब गुणनफल, गुणनफल। ठीक, तो कितना आ गया? 10 बराबर 10 आ गया, तो ये भी सिद्ध हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।